हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्बी में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और आज हम लेके आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस की कुछ एमसीक्यूज पर, उसका पार्ट 2। तो यहाँ पर हम ईओ एओ एंड एपीएफसी का जो पेपर आने वाला है, जैसा कि वो शेड्यूल हो चुका है 2 जुलाई को, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं देखी है तो पहला जो ईओ एओ का पेपर है वो आपको बता दे रहा हूँ। वो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 टू 11:30 AM, और उसके बाद जो एपीएफसी का पेपर है ये आपका एपीएससी का जो पेपर है ये आपका होगा 2 PM टू 4 PM, ठीक है। और सेम डे पे पेपर होगा, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन को अगर है तो उसको दूर कर लीजिएगा। तैयारी बहुत तेजी से जारी रखिए। और इसीलिए हम जो है यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही में हम क्या करते हैं, कुछ मॉक क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर शायद 2021 का पेपर है, जिसमें पूछा गया था फोर्स लेबर और बैगर इज अ वायलेशन ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब फोर्स लेबर या बैगर की जो बात है, इनमें से किस आर्टिकल के तहत प्रोहिबिटेड की गई है, ठीक है। इसमें एक वर्ड और याद कर लीजिएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी बारे में अगर पूछे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कौन सा आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, तो वो जो है वो भी आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, सेम आर्टिकल है। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो स्टेट है वो किसी भी तरह से कोई भी क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी ग्राउंड पर। तो आर्टिकल 16 तो आंसर नहीं हो सकता है। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो ये भी आर्टिकल नहीं हो सकता है। आर्टिकल 19 ये बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, तो ये भी आर्टिकल यहां पर नहीं होगा। आर्टिकल 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और एज वेल एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस का भी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसे पढ़ना जरूरी है। जैसे कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 43A, एक आर्टिकल है 43B, एक आर्टिकल है 42, ठीक है, एक आर्टिकल है 41, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल जो 39 के सब क्लॉज A से लेकर B, C और D, खास कर ये D वाला, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको बेस बनाकर एक एक्ट पारित हुआ था जिसको कहते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 23। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप्स ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट हॉक्सी। देखिए रॉबर्ट हॉक्सी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली 5 टाइप के क्या बताए थे, यूनियन बताए थे, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, इनकी थ्योरी है कौन सी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म किसने प्रोपाउंड की थी, ठीक है, या तो किसने बताई थी। तो थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म किससे रिलेटेड है, रॉबर्ट एफ हॉक्सी से। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर इन्होंने जो ट्रेड यूनियन है बेसिकली उसके 5 क्लासिफिकेशन किए थे। 5 क्लासिफिकेशन में जो 5 क्लास थे जो उन्होंने बताए थे, पहला तो बिजनेस यूनियन बताया था, दूसरा प्रेडेटरी बताया, तीसरा रिवोल्यूशनरी बताया था, चौथा तो गलत ही है खैर यहां पर क्योंकि पूछा ही था। तो पहला कारण है, ठीक है, जो एक्सेप्शन है वो ये नहीं है। जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने ट्रेड यूनियन के टाइप बताए थे उसमें एक टाइप ये था, एक टाइप ये था, दूसरा टाइप जो तीसरा टाइप था रेवोल्यूशनरी था, चौथा जो है ये एवोल्यूशनरी यूनियनिज्म ये नहीं था, इसकी जगह क्या था, फ्रेंडली, ठीक है। कौन सा यूनियनिज्म, फ्रेंडली, ठीक, फ्रेंडली यूनियन। उसके बाद जो ये था हमारा चौथा, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने एक और यूनियनिज्म बताया था जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, डिपेंडेंट। कौन सा यूनियनिज्म, डिपेंडेंट यूनियनिज्म, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट यूनियनिज्म, ठीक है, ये डिपेंडेंट यूनियन। तो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म में जो बेसिकली 5 ट्रेड यूनियन के बारे में बात की है, उसमें पहला था बिजनेस यूनियन, दूसरा था प्रेडेटरी, तीसरा था रिवोल्यूशनरी, चौथा था फ्रेंडली और पांचवा था डिपेंडेंट यूनियन। अब इसके बारे में मैं थोड़े से मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो लास्ट क्लास में आप देखेंगे जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें कि मैंने ट्रेड यूनियन के बारे में जो है डिटेल में अच्छे से बताया है, छोटी सी वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। मैं उसका जो लेक्चर है उसको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, तो वहां से आप इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो बढ़ते एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि इनमें से किस यूनियन को बोला जाता है ब्रेड एंड बटर यूनियन। तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following is the process in which representatives of workmen and employers involved in an industrial dispute are brought together before a third person or group of person who facilitates मीडिएशन टू रीच म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी एग्रीमेंट। देखिए एडजुडिकेशन यहां पर सीधे आप हटा सकते हैं। एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है कि जब बात नॉर्मली कोर्ट के बाहर नहीं बन पाती है तो उसे कोर्ट में ले जाया जाता है या सरकार के द्वारा बताए गए किसी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर एडजुडिकेशन बात आती है। आर्बिट्रेशन भी कुछ इस तरह का ही होता है, पर ये जो चीज है इसमें भी थर्ड पार्टी होती है और इसमें भी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। दोनों में थर्ड पार्टी होती है, इसमें भी थर्ड पार्टी होती है, पर यहां पर ये जो आर्बिट्रेशन के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको क्या कहते हैं, अवॉर्ड, उसको कहते हैं अवॉर्ड। और ये जो होता है ये दोनों पार्टी पर क्या होता है, बाइंडेड होता है, ठीक है। ये दोनों पार्टी पे क्या होता है, बाइंडेड होता है। लेकिन जो कंसिलिएशन होता है, कंसिलिएशन मींस क्या कि जो एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉय है दोनों साथ बैठेंगे और जो मुद्दा है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद किसी रिजल्ट पर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर और दोनों पक्ष उस पे जो होते हैं, दोनों पार्टीज जो होती हैं उस पे एग्री करती हैं, ठीक है। तो ये कंसिलिएशन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। चौथा जो क्वेश्चन है, आ यूनियन whose membership may cover workers employed in many industries, employment and craft। देखिए इंडस्ट्री में जो, अगर इंडस्ट्री के सभी जो एक इंडस्ट्री है उसके अंदर जितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अगर उसका यूनियन बनेगा तो उसको बोला जाएगा इंडस्ट्रियल यूनियन। अगर एम्प्लॉयमेंट को बात मान ली जाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम बात करते हैं क्राफ्ट की, तो जैसे क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी मान लीजिए जितने भी जो ज्वेलर्स हैं, अगर वो मिलकर अपना एक यूनियन बनाएंगे तो उसे बोलेंगे क्राफ्ट यूनियन, ठीक। लेकिन जनरल यूनियन क्या होगा, जनरल यूनियन में क्राफ्ट यूनियन वाले भी होंगे, इंडस्ट्रियल वाले भी होंगे और भी जो कुछ होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। Which one of the following perspectives of industrial relations is based on the assumption that both the parties strive and have the opportunity to exercise economic wages as well as political। तो यहां पर बात करें कि मतलब दोनों लोग जो है वो अपने अपने इंटरेस्ट को देखेंगे और जो अपने अपने हित होते हैं उनको बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसमें से कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो इन बातों को, इन कंडीशंस को फुलफिल करता है? क्या यूनिटरी है, क्या रेडिकल है, ट्रस्टीशिप है, या प्लूरलिस्टिक है? देखिए इस पर भी मैंने पूरी क्लास ली है, आप हमारी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसको जाकर वहां से देख सकते हैं, वहां पर आपको इस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर मैं बात करता हूं कि जहां पर दोनों लोग अपने अपने हितों को देखते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। मतलब दो लोग हैं, जैसे एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर है और उसके बाद एम्प्लॉई है, ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉई है, और इन दोनों के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट है। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट क्या है। अब इनके अलग इंटरेस्ट है, इनके अलग इंटरेस्ट है और इनके अलग इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो बात होती है प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या बात करता है कि तीनों को इंटरेस्ट को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वैसे तो प्लूरलिस्टिक। यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी एक बात याद रखिएगा, जो यूनिटरी पर्सपेक्टिव होता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें ट्रेड यूनियन को अच्छी, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। तो ट्रेड यूनियन को किसमें अच्छा नहीं माना जाता है, यूनिटरी पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। The Trade Union Act of 1926 specifies that the funds of a trade union can be used only for the purposes specified in its। अब किसमें उसके पर्पस स्पेसिफाइड होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं, बाईलॉज में। तो इसका आंसर तो बहुत इजी हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स में ही उसके सारे के सारे जो पर्पसेस होते हैं वो मेंशन होते हैं। याद रखिएगा जो फंड होता है, ठीक है, फंड यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल फंड, एक होता है पॉलिटिकल फंड और दूसरा होता है जनरल फंड, ठीक है, दूसरा होता है जनरल फंड, ठीक। पॉलिटिकल जो होता है ये पूरी तरह से वॉलेंट्री होता है। कैसा होता है भाई, वॉलेंट्री होता है, ठीक है, वॉलेंट्री होता है। और ये जो होता है ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। मतलब क्या है दोनों का, मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल फंड बनाया जाएगा, जो ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल फंड बनाएगी, ठीक है, उसमें आप कंट्रीब्यूशन, आप एक ट्रेड, मान लीजिए जैसे कि आप एक ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है। अब वहां पर दो फंड है, एक फंड है पॉलिटिकल, दूसरा फंड है जनरल। अब आपको पैसे देने हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इस और इस दोनों फंड में, यानी पॉलिटिकल फंड या फिर जनरल फंड, दोनों में पैसे देने ही पड़ेंगे। आप
पॉलिटिकल फंड में अगर आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए, आप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते, इसके लिए आप फ्री हैं। लेकिन जो जर्नल फंड होगा उसमें आपको कंट्रीब्यूशन देना क्या है, बाइंडिंग है, आपको देना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जो फंड होता है, दो टाइप के फंड होते हैं, पॉलिटिकल फंड होता है, एक जनरल फंड होता है। जनरल फंड में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बाइंडिंग होता है, देना ही पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर फैक्ट्रीज एक्ट के कुछ जो प्रोविजन है पूछा गया क्या ये उसमें मेंशन है या नहीं है। तो शेल्टर्स, कैंटीन्स, वॉशरूम, रेस्ट रूम, ठीक है, तो ये मेंशन है। वैसे तो ये सभी के बारे में बातें की गई है, जो भी है इन सब के बारे में बातें की गई है, तो आंसर तो इसका सीधे सीधे ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो शेल्टर्स है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं जो शेल्टर्स है। ठीक है, जो शेल्टर्स है, ठीक है, उसके अलावा रेस्ट रूम है। ठीक है, रेस्ट रूम है। ठीक, कितने लोग होंगे, कितने वर्कर्स होंगे फैक्ट्री में कि जब इसको जाकर ये सब बनाया जाएगा, तो वहां पर प्रोविजन हो जाता है 150 लोगों का। ठीक है, जब 150 लोग होंगे, वर्कर्स होंगे, तो ये मैंडेटरी है। कैंटीन के लिए कितने लोग चाहिए भाई, कैंटीन के लिए 250 चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है सेफ्टी ऑफिसर, एक होता है सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ठीक, सेफ्टी ऑफिसर, तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए लोग होने चाहिए 1000। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक क्रच की बात भी होती है। ठीक है, क्रच, ठीक है, क्रच, तो क्रच के लिए कितने लोग होने चाहिए, या तो 30 वुमेन हो, या तो 30 वुमेन्स हो, या तो उसके अलावा क्या हो, 50 वर्कर्स हो, या तो 50 वर्कर्स हो। ठीक है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में 50 वर्कर हैं या 50 से ज्यादा वर्कर हैं, या सिर्फ 30 महिलाएं या 30 से ज्यादा महिलाएं हैं, तो वहां पर क्रच फैसिलिटी क्या हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। Which type of union is based on class consciousness rather than the trade? ठीक है, तो बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा जो यूनियन होता है जिसमें बात करते हैं क्लास कंसाइसनेस पे रेदर देन ट्रेड की। तो ऐसा जो क्लास है क्या वो बिजनेस यूनियन है, नहीं, बिजनेस यूनियन नहीं है, फ्रेंडली यूनियन नहीं है, रेवोल्यूशनरी यूनियन हो जाएगा। क्यों, ये लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, एक सेकेंड, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, ये जो मतलब ये जो अमीर बनते हैं, जो इनके पास पैसा होता है, वो बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं उनके ही प्रोडक्ट को बेचकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट करते हैं और सब अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशनरी यूनियन होता है, ये बेसिकली इसको क्या करता है, ओवरथ्रो करना चाहता है, सैबोटेज। ठीक है, इसको बेसिकली वो क्या करना चाहता है, तोड़ फोड़ करके इनको उखाड़ फेंकना चाहता है। तो यहां पर क्लास, जब क्लास होगा मतलब जब एक पूरा ग्रुप बन जाएगा तभी तो वो ये कर पाएंगे। ठीक है, जब पैसों की बात होगी उनका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि यार हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, तब वो एक क्लास की तरह अपने आप को क्या कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, और तभी वो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको ओवरथ्रो कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशनरी यूनियन। ठीक है, ऑप्शन 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव वुमन एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट एट द रेट ऑफ, कितना रुपए मिलेगा भाई, पूरे मिलेंगे, आधे मिलेंगे, 1/3 मिलेंगे, ऐसे करके ऑप्शन है। सीधी सी बात है भाई, छुट्टी अगर पेड मतलब उनको लीव विद वेजेस है, तो जितना उनको 12 महीनों में जितना पैसा मिल रहा था वो उसका ये एवरेज कुछ निकाला जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज वर्ड देखिए, हाफ ऑफ देयर एवरेज डेली वेजेस, ये नहीं है, देयर फुल सैलरी नहीं, द एवरेज डेली वेज फॉर द पीरियड ऑफ देयर एब्सेंस फ्रॉम द वर्क। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया था और बोला गया था पहले जो 12 महीने थे, 12 हफ्ते थे, 12 हफ्तों की जो छुट्टी मिलती थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 26 वीक्स के लिए। ठीक है, अप टू 26 वीक्स के लिए, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स दैट कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट रिक्रूट फॉर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2022 बी एप्लीकेबल टू देम। कितने लोग होने चाहिए भाई कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत काम करने वाले कि जब उस पर ये वाला जो कोड है वो लागू होगा? 10 या 10 से ज्यादा, 20 या 20 से ज्यादा, 30 या 50। देखिए जो 2019 में कोड आया था ना उसमें ये वाली बात की गई थी, लेकिन जब 2020 तक उसको अमेंड वगैरह किया गया, उसमें कुछ संशोधन किए गए, तो वो बढ़कर कितना हो चुका है, 50 हो गया। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो अभी भी यही आ रहा है, लेकिन आप जब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है उस पर जाकर अंदर जो एक्ट है उसको खोलेंगे तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। देखिए इसी तरह की जो क्लासेस हैं वो हम लोगों ने अपने चैनल पर अभी देखिए 60 से भी ज्यादा कम दिन बचे हुए हैं,
तो हम लोगों ने बेसिकली अभी 60 डे का रिवीजन प्लान निकाला हुआ है, जिसमें हम लोग इस तरह के सारे क्वेश्चंस या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर कर रहे हैं, वेदर वो हिस्ट्री हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो, या फिर पॉलिटी गवर्नेंस हो, या इकोनॉमी हो। देखिए इकोनॉमी तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको भी हम लोगों ने जो ज़्यादातर जैसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको लेकर हम बेहतरीन तरीके से कोर्स का कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कर रहे हैं। और अभी हमारी 1 मई से वो क्लासेस स्टार्ट भी होने वाली हैं। तो अगर अब तक आपने क्लासेस नहीं लिए या आपका अच्छे से कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, आपको लग रहा है कोई डाउट है, तो आप हमारी क्लास में जो हमारा जो कोर्स है 60 डे का प्लान है उसमें आपको अपने आप को इनरोलमेंट अपना करा सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो बेहतर हो सके। तो बस अभी तक तो यही थे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 10 क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अब आप नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वेट क्या कर रहे हैं? थैंक यू।